नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम पानीपत की प्रथम लड़ाई जो कि 1526 में हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हैं। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था और इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखानों को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया था। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो हम पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण के बारे में जानते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर नवंबर 1525 में विशेष सैनिक तैयारियों के साथ भारत की ओर चल पड़ा था। इस समय उसके पास 25,000 अश्वारोही तथा 700 तोपें थी। उसने शीघ्रता से सिंधु नदी को पार किया और पंजाब जा पहुंचा। सूबेदार दौलत खान लोधी की सेना बाबर का नाम सुनते ही भाग खड़ी हुई। दौलत खान लोधी बंदी बना लिया गया, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। पंजाब पर अपनी स्थिति दृढ़ करने के पश्चात बाबर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। जब इब्राहिम लोधी को बाबर के आक्रमण का पता चला तो वह भी अपने 40,000 सैनिकों को साथ लेकर उसका सामना करने के लिए चल पड़ा। 12 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम दोनों की सेनाएं पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में आमने सामने आ डटी। आगे हम पानीपत के युद्ध के बारे में जानेंगे। बाबर ने अपनी सेना की व्यूह रचना वैज्ञानिक ढंग से की थी। 21 अप्रैल को प्रातःकाल इब्राहिम की सेना ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। बाबर के घुड़सवारों और तोपखाने के आगे इब्राहिम की विशाल सेना और हाथी न ठहर सके। मुगल सेना ने उज़्बेकी चाल तुलगमा पर चलते हुए इब्राहिम की सेना को घेर लिया और इसके साथ ही तोपखाने का प्रयोग भी आरंभ कर दिया। इस भीषण तथा योजनाबद्ध आक्रमण से इब्राहिम की सेना में भगदड़ मच गई। हाथी तोपों के गोलों की आवाज़ सुनकर भड़क गए और पीछे मुड़कर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। यह युद्ध दोपहर तक चलता रहा। अंत में इब्राहिम पराजित हुआ और युद्ध स्थल पर ही मारा गया। उसके लगभग 15,000 अफगान सैनिक जो हैं वो मारे गए। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुज़ुक-ए-बाबरी या बाबरनामा में इस युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि जिस समय युद्ध आरंभ हुआ सूर्य आकाश में चढ़ चुका था और दोपहर तक भीषण युद्ध होता रहा। अंत में शत्रु सेना छिन्न-भिन्न हो गई, वह भाग गई। मेरे सैनिकों ने युद्ध में विजय प्राप्त की। ईश्वर की कृपा तथा प्रताप से यह कठिन कार्य मेरे लिए आसान बन गया और मध्यवाहन में ही उस शक्तिशाली शासक की पराजय हो गई। इस प्रकार पानीपत का युद्ध बड़ी शीघ्रता से ही समाप्त हो गया था। पानीपत की विजय के पश्चात बाबर ने एक सेना अपने पुत्र हुमायूं के नेतृत्व में आगरा पर अधिकार करने के लिए भेजी और स्वयं उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शुक्रवार 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में ही मुगल साम्राज्य के संस्थापक ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम पर खुतबा पढ़ा गया। इसके साथ ही दिल्ली की लोधी सल्तनत का भी अंत हो गया और भारतीय इतिहास में एक नवीन अध्याय का आरंभ हुआ जिसे मुगल शासन के प्रबंध के नाम से जाना जाता है। आगे हम देखते हैं पानीपत के युद्ध के परिणाम क्या निकले। निर्णायक युद्ध था, मतलब ये एक पहला पॉइंट है इसका। निर्णायक युद्ध मतलब एक साइड की जीत हुई। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में लोधियों की पराजय हुई। स्वयं दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी अपने 20,000 सैनिकों के साथ युद्ध में हताहत हुआ। सेकंड पॉइंट है लोधी वंश का अंत हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में लोधी वंश का पूर्णतः अंत हो गया। उनकी सत्ता दिल्ली व पंजाब से पूर्णतः समाप्त हो गई, मतलब उनकी जगह पे अब बाबर ने कब्जा कर लिया।
अगला पॉइंट है अफगानों में उत्साह की भावना का उदय। इस पराजय ने अफगानों की आंखें खोल दी और उन्हें अपनी सैनिक अयोग्यता का आभास हो गया, अतएव उनमें नवीन उत्साह की भावना का उदय हुआ और वे तेजी से अपनी शक्ति का संगठन करने लगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाबर को अपार धन की प्राप्ति। ये सब तो हम जानते हैं कि दिल्ली में काफ़ी सोना, मतलब काफ़ी अच्छा व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, यहाँ पे धन बहुत सारा था। अगर बाबर ने उस जगह को जीत लिया है तो सारा पैसा उसी के नाम हुआ, तो उससे बहुत सारे धन की प्राप्ति हुई। इस युद्ध में बाबर को दिल्ली से अपार धन प्राप्त हुआ। उसने उस धन को अपनी प्रजा तथा सैनिकों में भी बांट दिया। अगला पॉइंट है बाबर की कठिनाइयों का अंत। बाबर को सबसे ज़्यादा खतरा था लोधी वंश से, क्योंकि वो तब पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था, तो अब उसे ही हरा के बाबर की कठिनाइयों का अंत हो गया। इस विजय के पश्चात बाबर ने शीघ्र ही दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। उसका पंजाब पर पहले ही अधिकार स्थापित हो चुका था, अतएव उसकी कठिनाइयों का पूर्णतः अंत हो गया और वह एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन गया। रसबुक विलियम्स के शब्दों में, इस युद्ध में विजयी होने से बाबर की कठिनाइयों का अंत हो गया और उसे अपने प्राणों की रक्षा तथा सिंहासन की सुरक्षा के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रही। अब उसे अपनी सैनिक प्रतिभा और असीम शक्ति का प्रयोग अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए करना पड़ा, मतलब उसे किसी भी तरफ से खतरा नहीं था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है एक नवीन राजवंश की स्थापना, मतलब एक नए राजवंश की स्थापना। इससे पहले सभी हिंदू ही इस पर राज कर रहे थे। आगे है इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में एक नवीन राजवंश की स्थापना हुई जो मुगल वंश के नाम से विख्यात हुआ। मुगल वंश के सम्राटों ने दीर्घकाल तक भारत में शासन किया और भारत की राष्ट्रीय एकता में अपना सहयोग प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। मुगलों ने भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। उन्होंने धर्म को राजनीति से पूर्णतः पृथक करके सभी धर्मों के साथ उदारता का व्यवहार किया। आगे है इस युद्ध का सबसे निर्णायक परिणाम यह रहा कि दिल्ली सल्तनत के शासन का अंत हो गया और भारत में एक नए राजवंश मुगल राजवंश की स्थापना हो गई। लेनपुल ने इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम को स्पष्ट करते हुए कहा है कि पानीपत का युद्ध दिल्ली के अफगानों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ और उनका राज्य तथा बल नष्ट भ्रष्ट हो गया। इस युद्ध को निर्णायक स्वीकार करते हुए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है पानीपत के युद्ध ने दिल्ली के साम्राज्य को बाबर के हाथों सौंप दिया। लोधी वंश की शक्ति खंड खंड हो गई और भारतवर्ष की सर्वोच्च सत्ता चुगताई तुर्कों के हाथ में चली गई। आगे है लोधी वंश के स्थान पर मुगल वंश की स्थापना हो गई। आगे हम पढ़ेंगे कि बाबर की सफलता के कारण क्या थे, मतलब वो क्यों जीता। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, वो भी बहुत ही ताकतवर था, परंतु बाबर कैसे जीता, उसकी क्या रणनीति थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोदी का अमीरों के साथ कठोर दुर्व्यवहार। जो इब्राहिम लोदी था वो अमीरों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, व्यवहार अच्छा नहीं करता था, इसलिए जब बाबर आया तो अमीरों ने उसका साथ दिया। इब्राहिम लोदी एक क्रोधी तथा सनकी सुल्तान था। उसने कभी भी अमीरों तथा सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे वे उसकी नीति से असंतुष्ट होकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। दौलत खां लोधी तथा आलम खां लोधी ने तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए भी आमंत्रित कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है अफगानों की असंगठित तथा अव्यवस्थित सेना। जो अफगान होते थे उनकी ना सेना कभी भी जो होती थी संगठित नहीं होती थी, इकट्ठे नहीं होते थे, वो एक दूसरे से ही ईर्ष्या करते रहते थे। तो इसका फ़ायदा बाबर ने उठाया और अपने मुगल वंश की स्थापना की। अफगान सेना मुगलों की सेना की अपेक्षा काफ़ी असंगठित और अव्यवस्थित थी। अफगान सेना में अनुशासन का पूर्णतः अभाव था तथा अफगान सैनिक भी अयोग्य और अकुशल थे, अतएव उन्होंने युद्ध में कोई सक्रिय वीरता न दिखाई। युद्ध में बाबर की ही विजय हुई। नेक्स्ट पॉइंट है इब्राहिम की सैनिक अयोग्यता तथा अनुभवहीनता, मतलब कि उसकी सैनिक अयोग्यता थी, मतलब वो ज़्यादा युद्ध लड़वाता नहीं था सैनिकों से, इसलिए उनके सैनिक ज़्यादा अनुभवी नहीं थे। इब्राहिम एक अयोग्य सैनिक तथा अनुभव शून्य व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनापति नहीं था। इसके विपरीत बाबर में उच्च सैनिक योग्यता तथा सेनापति के गुण विद्यमान थे, अतएव उसने शीघ्र ही अफगान सेना को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट पॉइंट है अफगान सेना में तोपखाने का अभाव। जो अफगान सेना थी लोधी वंश था, उनके पास तोपें नहीं थी। सर्वप्रथम भारत में तोप खाने का प्रयोग बाबर ने ही किया था। तोप एक बड़ा सा एक हथियार होता है जिसमें
तोप को डालकर भेजा जाता है, जिससे आगे ब्लास्ट सा होता है। तो लोधी वंश के पास काफ़ी सारे हाथी थे, जो उस तोप के गोले को देखकर ही, उनकी आवाज़ सुनकर ही तिलमिला उठे थे और अपनी ही सेना को कुचलने लगे थे। तो इसका है, अफ़गान सेना में तोप खाने का पूर्णतः अभाव था। इसके विपरीत बाबर के पास 700 तोपों का एक विशाल तोपखाना था। उसके पास अच्छी बंदूकें भी थी, जिनकी तेज़ मार अफ़गान सेना सहन न कर सकी और शीघ्र ही युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इसके अतिरिक्त अफ़गानों की युद्ध पद्धति दोषपूर्ण थी, अतएव बाबर ने तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग करके अफ़गान सेना को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। आगे है, भारत में एकता का अभाव। मतलब वो क्यों जीत पाए, बाबर क्यों अपने मुगल वंश की स्थापना कर सका? वो इसलिए कर सका क्योंकि भारत में जितने भी राजवंश थे वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे। तो भारत में क्या था, एकता का अभाव था। उस समय भारत में राजनीतिक एकता का पूर्णतः अभाव था। संपूर्ण भारत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बंटा हुआ था। उनमें पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष की भावना विद्यमान थी। वे एक दूसरे को सहयोग देना नहीं चाहते थे। अतएव इस परिस्थिति का लाभ उठाकर बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में पराजित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, बाबर का उच्चकोटि का सैन्य संगठन। बाबर केवल एक उच्चकोटि का सैनिक ही नहीं था, वरन वह एक कुशल सेनापति भी था। उसने अनेक युद्धों में सफलता प्राप्त की थी। बाबर की सेना में योग्य तथा अनुभवी सैनिक थे। उन्हें युद्ध कला का पर्याप्त ज्ञान था। उन्होंने बड़ी तेजी से अफगान सेना पर आक्रमण करके उसे पीछे खदेड़ दिया था। तो इस प्रकार हमने सारा पढ़ा कि पानीपत की लड़ाई के कारण क्या थे, युद्ध कैसे हुआ और युद्ध में बाबर को सफलता क्यों प्राप्त हुई। तो ये सभी कारण हमने पढ़े हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक समय से पहुंच सके।